हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी में चैप्टर 7 जो कि है डायरेक्टिंग चैप्टर क्लास 12 का, वो डिस्कस करने जा रही हूँ। और जैसा कि मैं इन सीरीज में समरी चैप्टर की डिस्कस कर रही हूँ, तो इस चैप्टर की भी हम यहाँ पे समरी डिस्कस करेंगे, यानी पूरा डायरेक्टिंग चैप्टर एक शॉर्ट वीडियो में आपको, ताकि रिवीजन हो जाए कि डायरेक्टिंग में क्या क्या मेन चीजें हैं। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा है या किसी कारण से थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो उस केस में भी आपको चैप्टर जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस एक वीडियो में ही प्रोवाइड हो जाएगा। साथ ही साथ ऑलरेडी मैं चैप्टर 12 से लेके चैप्टर 8 तक के वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ समराइज्ड वे में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्टिंग चैप्टर में क्या है और डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या है। सबसे पहले आते हैं कि डायरेक्टिंग वर्ड का मीनिंग क्या है। तो जरा डायरेक्टिंग को हम थोड़ा सा आधा कर लें तो इसको हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग वर्ड डिनोट करता है डायरेक्शन को। डायरेक्शन मीन्स पाथ, दिशा दिखाना, या डायरेक्शन आपका हो गया कि किसी भी तरह के आप क्या दे रहे हैं। अगर एज अ मैनेजर आप किसी को गाइड कर रहे हो, दिशा दिखा रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हैं, लगातार आप उन पर नजर रख रहे हैं, उनको लगातार आप काम समझा रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं, तो ये चीज क्या हो जाती है, डायरेक्टिंग हो जाती है। इसे ही डायरेक्टिंग कहा जाता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में वेन अ सुपीरियर, या फिर मैं कह दूं कि एक एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय को, यानी कि जो उसके अंडर में वर्क कर रहा है, उसको सुपरवाइज करता है, उसे डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, एक गाइडेंस देता है, मोटिवेट करता है, तो ये सारे काम क्या कहलाते हैं, डायरेक्टिंग कहलाते हैं। डायरेक्टिंग अगर हम देखें तो मैनेजमेंट फंक्शन जो है, जो कि 5 फंक्शन हैं आपके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो उसका फोर्थ स्टेप होता है डायरेक्टिंग, यानी कि दिशा दिखाना कि काम किस तरीके से होना है। ठीक, तो ये चीज आपका डायरेक्टिंग है। इसमें भी अगेन मैंने लास्ट वीडियो में जब कंट्रोलिंग समझाया था तो मैंने कहा था कि अगर आपको कंट्रोलिंग की डेफिनेशन याद है तो आपको प्रोसेस याद हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर आपको डायरेक्टिंग की डेफिनेशन याद है तो डायरेक्टिंग में प्रोसेस तो नहीं है, बट डायरेक्टिंग में क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो ये 4 एलिमेंट्स भी आपको याद हो जाएंगे। किस तरीके से, तो डायरेक्टिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, या इट इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन विच an employer supervise, motivate, communicate and do leadership with his employees। तो ये चीज क्या कहलाती है, आपकी डायरेक्टिंग कहलाती है। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है, और ये डेफिनेशन याद है तो ये 4 एलिमेंट भी याद हो जाएंगे। अब आते हैं डायरेक्टिंग के इम्पोर्टेंस, डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो सबसे पहला है इनिशिएट एक्शन। देखिए, प्लानिंग में क्या हुआ, प्लानिंग में आपने गोल डिसाइड कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग में आपने रिसोर्सेज इकट्ठा कर ली, स्टाफिंग में आपने लोगों को भी रख लिया जो जिनसे आप काम करवाएंगे। लेकिन डायरेक्टिंग क्या हो जाता है, डायरेक्टिंग में एक्चुअली काम शुरू होता है। ठीक है, आप कोई एक्शन परफॉर्म करवाते हैं, जिन लोगों को आपने स्टाफिंग में नौकरी पे रखा है उनसे एक्चुअली काम करवाने को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग कहते हैं। तो इसीलिए पहला आपका फीचर इसमें क्या है, इनिशिएट एक्शन, यानी कि काम को करना, एक्टिवली परफॉर्म करना क्या कहलाता है, डायरेक्टिंग कहलाता है। इसीलिए डायरेक्टिंग अगर हो रहा है कहीं पर तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई काम को इनिशिएट किया जा रहा होगा, काम को किया जा रहा होगा, एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। दूसरा आते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो डायरेक्टिंग आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसको ऐसे समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लगातार काम अगर हो रहा है, लगातार काम, आप कोई गोल सेट कर रहे हो और वो टारगेट को पूरा किया जा रहा है, तो यानी कि डायरेक्टिंग भी लगातार की जा रही होगी। आपके जितने वर्कर्स हैं उन्हें लगातार सुपरवाइज किया जा रहा होगा, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे होंगे, उन्हें गाइडेंस दिया जा रहा होगा, उनसे कम्युनिकेशन कर रहा होगा लगातार आपका सुपीरियर। तो ये चीज क्या हो गई कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज, कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस केस में जब तक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है तब तक डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म होता है। तो ये चीज क्या है, इसे हम कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा टॉप टू बॉटम ही फ्लो करता है। डायरेक्शन कौन देगा,
तो जाहिर सी बात है एक एम्प्लॉयर ही अपने एम्प्लॉय को डायरेक्शन देगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक एम्प्लॉय, एक कर्मचारी अपने बॉस को डायरेक्शन देने लग जाए या डायरेक्ट करने लग जाए, उसे कुछ समझाने लग जाए। इसको ऐसे भी समझते हैं कि अगर सुपरवाइज करना है तो एम्प्लॉयर जो है, सॉरी यहाँ पे एम्प्लॉयर रहेगा, एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को सुपरवाइज करेगा, उसके काम पर नजर रखेगा, उसको गाइडेंस देगा। मोटिवेशन तो बिल्कुल एम्प्लॉयर ही मोटिवेट कर सकता है एक एम्प्लॉय को काम करने के लिए, चाहे पैसे के तौर पर चाहे नॉन फाइनेंशियल वे में। कम्युनिकेशन भी ज्यादातर देखें तो एम्प्लॉयर ही सबसे पहले कम्युनिकेट करता है एम्प्लॉय से, उसको काम बताता है, काम के लिए गाइड करता है। और लीडरशिप, बिल्कुल यहाँ पे लीडर की हम बात करें तो कौन है, एम्प्लॉयर ही लीडर है, और वो लीडरशिप परफॉर्म करेगा तब एम्प्लॉय जो है वो टारगेट को कंप्लीट कर पाएगा। तो ये चीज क्या हो गई कि डायरेक्टिंग हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। नेक्स्ट आते हैं टेक प्लेस एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग हर लेवल पे परफॉर्म होता है। अब लेवल भी आपको याद होने चाहिए, 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। तो आपका जो डायरेक्टिंग है वो सारे लेवल पे परफॉर्म होता है। टॉप लेवल भी डायरेक्टिंग का काम करती है कि सीईओ जो है या मैनेजर, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो एक दूसरे को या उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको डायरेक्ट करते हैं, उन्हें गाइडेंस वगैरह देते हैं। वहीं मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉयज को, यानी एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉयज को गाइड करते हैं। उसी तरीके से लेबर में भी जो आपके फोरमैन होते हैं, जो आपके प्लांट सुपरवाइजर होते हैं, वो अपने लेबर्स को गाइड करते हैं। तो ये चीज क्या हो गया, डायरेक्टिंग हर लेवल पे परफॉर्म होता है, क्योंकि हर लेवल पे ही कहीं ना कहीं एक बॉस है और एक उसके अंडर काम करने वाला एम्प्लॉय है या कर्मचारी है। तो ये चीज क्या हो गई कि हर लेवल पे परफॉर्म होता है। ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, यानी जरूरी क्यों है डायरेक्टिंग करना। तो पहला आते हैं इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स। एक एम्प्लॉय के एफर्ट को इंटीग्रेट करना, मिलाना और कंबाइन करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, ये काम तभी हो पाएगा जब डायरेक्टिंग काम अच्छे से होगा। जब एम्प्लॉयर ठीक तरीके से एम्प्लॉय को काम समझाएगा और एम्प्लॉय उसे सही तरीके से करेगा, यानी एफर्ट करेगा, और उसके बाद एम्प्लॉयर ही अलग अलग एम्प्लॉयज के एफर्ट को कंबाइन करके मिला के कंपनी के गोल को पूरा करेगा। तो ये सब तभी हो सकता है जब डायरेक्टिंग कर रहे हैं। अगर ये 4 काम जो एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के, अगर ये 4 एलिमेंट्स ही नहीं परफॉर्म होंगे, यानी सीधा मैं कहूं कि अगर डायरेक्टिंग ही नहीं परफॉर्म होगा तो काम ही नहीं हो सकता। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग का मतलब है कि आप काम करवा रहे हो, एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। तो यही चीज नहीं होगी तो एम्प्लॉय का एफर्ट कैसे मिलेंगे, तो इसीलिए डायरेक्टिंग का होना जरूरी है। दूसरा आते हैं ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस और स्टेबिलिटी लाने का काम भी डायरेक्टिंग करता है। केवल लोगों को नौकरी पे रख लेना यानी स्टाफिंग कर लेना सॉल्यूशन नहीं है। वो अपने मन से काम नहीं करने लग जाएंगे। जितने लोगों को आपने नौकरी पे रखा है, आपको उन्हें काम समझाना ही होगा, आपको उन्हें लगातार मोटिवेट करना ही होगा, उनसे कम्युनिकेशन करना ही होगा, तभी जाके काम एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्क हो सकता है। तो ये चीज क्या हो गई, स्टेबिलिटी लाना, बैलेंस लाना भी आपका डायरेक्टिंग में ही इन्वॉल्व होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज वे में वर्क करेगी। उसके लिए लगातार एम्प्लॉयज को मोटिवेशन की जरूरत होती है, लगातार एक बैलेंस बनाए रखना होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच रिलेशनशिप, लीडरशिप अच्छी रखनी पड़ती है। तो ये स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। देन आते हैं इनिशिएट एक्शन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनिशिएट एक्शन मतलब कि अगर काम करवाना है, किसी एक्शन को परफॉर्म करना है, प्रोडक्शन करवानी है, तो उसके लिए डायरेक्टिंग फंक्शन का होना जरूरी है। देन आते हैं मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग की मदद से ही आप एक जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर पाता है काम करने के लिए, चाहे फाइनेंशियली मोटिवेशन दे चाहे नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन दे, बट मोटिवेशन इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज क्या हो गई आपका कि अगर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो डायरेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करना जरूरी है। देन आते हैं फैसिलिटेट चेंज। एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का चेंज लाना है तो उसके लिए भी एक प्रॉपर डायरेक्टिंग फंक्शन का होना जरूरी है। एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने की जरूरत है कि जो भी चेंज ऑर्गेनाइजेशन में किए जा रहे हैं वो अच्छे के लिए किए जा रहे हैं और ये चेंजेस उनके बेनिफिट के लिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए हैं। तो ये सारी कन्विंसिंग वाली चीजें तभी हो पाएंगी जब डायरेक्टिंग फंक्शन आप सही से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज क्या है, फैसिलिटेट चेंज। डायरेक्टिंग फंक्शन अच्छा रहेगा तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज आराम से ला सकेंगे। अदरवाइज एम्प्लॉयज जो हैं वो किसी भी तरह के चेंज को हमेशा निग्लेक्ट ही करते हैं पहली बार में।
कि नहीं जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। लेकिन डायरेक्टिंग फंक्शन अगर सही से परफॉर्म हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयज किसी भी चेंज को बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने में हेल्प करेंगे। तो ये चीज क्या हो गई, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है डायरेक्टिंग फंक्शन का होना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है। तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में सबसे पहले आते हैं 4 एलिमेंट्स हैं आपके डायरेक्टिंग के, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। अगेन यहाँ पे आपको प्रोसेस नहीं दिए हैं, इसलिए ये लाइन वाइज याद होना जरूरी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट वाइज याद होना चाहिए कि ये कोई प्रोसेस नहीं है, कोई स्टेप बाय स्टेप आपका कोई एलिमेंट नहीं है। आपको यहाँ पे चीजें कैसे याद करनी है कि ये डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं, ठीक, कोई स्टेप्स नहीं है। तो पहला आते हैं सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या हो जाता है, सुपरविजन का मतलब होता है निगरानी रखना, ठीक है, सुपरवाइज करना। यानी अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसके जस्ट ऊपर जो उसका हेड है वो उसको लगातार गाइड कर रहा है, ठीक है, काम के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यानी इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक। इसके अलावा काम को लगातार वॉच भी कर रहा है, ठीक है, कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारे काम क्या कहलाते हैं, आपके सुपरविजन में ही आते हैं। सुपरविजन का आपको केवल डेफिनेशन याद करनी है और एज सच आपको इसमें कुछ और नहीं याद करना है, केवल डेफिनेशन याद है तो सुपरविजन आपको याद है। तो डेफिनेशन क्या हो गई सुपरविजन की, कि अगर एक एम्प्लॉयर जो है लगातार एक एम्प्लॉय को गाइड कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उसे वॉच कर रहा है उसके वर्क को, और उसके बाद अगर उसमें कोई गलतियां हो रही हैं तो लगातार उसे एक करेक्शन भी दे रहा है, पाथ दे रहा है, काम समझा रहा है सही तरीके से, तो ये सब क्या हो गया, सुपरविजन हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब हो जाता है कि एक एम्प्लॉय को एक इंस्टिंक्ट देना कि जो एक एम्प्लॉय है वो एक उत्साह के साथ काम कर सके, तो वो चीज क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है, ठीक है। एक तरीके से एक उसको एक उत्साह दे देना, एक अगर मैं कहूं कि इंस्टिंक्ट का मतलब हो जाता है आपका कि कोई ऐसा टूल दे देना एक एम्प्लॉय को जिससे वो काम अच्छी तरीके से करने लग जाए, तो ये चीज क्या कहलाती है, मोटिवेशन कहलाती है आपकी। तो मोटिवेशन में कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा बड़ा है, अच्छे से समझने वाला कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है, तो मोटिवेशन में हम सबसे पहले फीचर पढ़ते हैं कि मोटिवेशन का मीनिंग तो हो गया कि चलिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके की फोर्स बिल्ड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय में कि वो काम को अच्छे से करे, उसे हम मोटिवेट कर रहे हैं काम करने के लिए। अब इसमें आते हैं फीचर, इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन को हम इंटरनल फीलिंग मानते हैं क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय खुद से किसी काम को अच्छे से नहीं करना चाह रहा है तो एक एम्प्लॉयर उसको एक लेवल तक ही फोर्स कर पाएगा, वरना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय का मन ही नहीं लग रहा है वो जिस काम को कर रहा है, तो उस काम को करने के पीछे चाहे एम्प्लॉयर जितना भी मोटिवेट कर दे, चाहे उसे पैसे का लालच दे दे, चाहे उसे प्रमोशन का लालच दे दे, कोई भी, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का काम ही करने का मन नहीं है तो ये चीज क्या है, फिर आप उसे मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज क्या होता है, ये इंटरनल फीलिंग पे बेस होता है। आपको एम्प्लॉय की मेंटल जो एक मेंटल सिचुएशन है उसको समझना बहुत जरूरी है, तो इंटरनल फीलिंग होती है। दूसरा आते प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब है कि मोटिवेशन हमेशा इस तरीके का करना चाहिए जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। ऐसा मोटिवेट नहीं करना है जिसका गोल से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे काम के लिए मोटिवेट करना एक ऑर्गेनाइजेशन में बेकार है, वो मोटिवेशन नहीं चाहिए, ठीक। मोटिवेशन मेनली कैसा चाहिए, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर चाहिए, कोई गोल सेट हो और उसके लिए मोटिवेट किया जा रहा है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, आप कई सारे वीडियोस देखते होंगे, मोटिवेशनल वीडियोस देखते होंगे लोगों के, तो वो आपको किसी गोल के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, वो आपको नॉर्मल वे में मोटिवेट कर रहे हैं, रोजमर्रा आप काम उत्साह से कर सकें इसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है और बीच बीच में वो आपको लगातार कुछ ना कुछ मोटिवेट कर रहा है कि इतने नंबर लेकर आओ तो ये स्कोर कर लोगे, इतना लेकर आओगे तो इतनी परसेंटेज बढ़ जाएगी, ये चीज क्या हो गई, वो आपको आपके एग्जाम के लिए एक गोल के लिए तैयार कर रहा है। तो दिस इज व्हाट प्रोड्यूसेस गोल बिहेवियर होना चाहिए हमेशा मोटिवेशन का। मोटिवेशन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब हो जाता है कि आप एक एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को
पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करें, यानी सैलरी बढ़ाने की बात करके, या प्रमोशन देने की बात करके, या कुछ एक्स्ट्रा अदर बेनिफिट्स देने की बात करके, ये सारी चीजें जो हैं इनसे मोटिवेट कर सकता है। ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बना देना, और इस तरीके से ये सब पॉजिटिव एलिमेंट्स हो गए कि पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट कर रहा है। कई बार एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज भी करना पड़ता है। नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गए कि टारगेट कंप्लीट करिए अदरवाइज आपकी सैलरी कट कर देंगे, या टारगेट कंप्लीट होना चाहिए अदरवाइज डिमोशन कर देंगे। प्रमोशन की जगह मतलब क्या हो गया कि आपका जो पद है, जो पोजीशन है, उससे नीचे वाला पद आपको दे देंगे, या फिर काम करो वरना किसी ऐसी अलग जगह पे ट्रांसफर कर देंगे। ये चीज क्या हो गया, मतलब थोड़ा डरा धमका के, थोड़ा डर क्रिएट करके मोटिवेट करना, नेगेटिव मोटिवेशन हो जाता है। और वहीं एक पॉजिटिव एलिमेंट दिखा के हंसी खुशी कुछ बढ़िया अचीव कर लोगे, ये लालच देकर मोटिवेट करना क्या कहलाता है, पॉजिटिव। तो दोनों ही मोटिवेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो आपका मोटिवेशन है उसे हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लगातार आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की साइकोलॉजी को समझना होता है, दिमाग को समझना होता है। अगर आपका एम्प्लॉय सपोज उसको पैसे का लालच नहीं है, ठीक है, और वो आपके यहाँ नौकरी कर रहा है केवल अपने एंजॉयमेंट के लिए, कि उसे अच्छा लगता है कि वो काम करे, ठीक है, केवल इस मुद्दे से वो आपके यहाँ काम कर रहा है, तो उस केस में एक एम्प्लॉयर चाहे जितना ही ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट का लालच दे दे, मोटिवेट करने की कोशिश करे, वो एम्प्लॉय काम करने के लिए मोटिवेट उस केस में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसका मेन गोल ही नहीं है। ठीक, तो आपको समझना होगा कि एक्चुअली उसकी मेंटल हालत कैसी है, वो किस चीज से मोटिवेट होगा। तो इसमें जरूरी होता है कि आपको एक पर्सन की मेंटल सिचुएशन को समझना है, ठीक, एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट को समझना है। इसीलिए इसको बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना जाता है। और वहीं पर अगर एक नीड सेटिस्फाई हो गई एम्प्लॉय की, तो अब उसकी दूसरी नीड कौन सी है, या पहली नीड कब सेटिस्फाई हो गई, ये सब जानना भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि एक इंसान की नीड जो है वो बार बार बदलती रहती है, उसकी इच्छाएं जो है वो बार बार बदलती रहती हैं। तो ये चीज क्या है, उन इच्छाओं को टारगेट करके मोटिवेट करना काफी कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल प्रोसेस है। इस वजह से हम मोटिवेशन को कॉम्प्लेक्स मानते हैं। ये हो गए इसके फीचर्स। अब इसी में आते हैं हम नेक्स्ट, इसमें एक थ्योरी हम पढ़ते हैं जिनको हम कहते हैं मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये थ्योरी जो है ये मैस्लोज ने दी है। उन्होंने एक नीड हायरार्की थ्योरी दी है, यानी उन्होंने ये बताया कि जो नीड है, जो जरूरतें हैं एक इंसान की, वो एक सिस्टमैटिक वे में मूव करती हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला है बेसिक बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो एक पहली सबसे मेन जो जरूरत होती है एक इंसान की, वो होती है रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, तो ये नीड क्या कहलाती है, फिजियोलॉजिकल नीड। एक पर्सन अकॉर्डिंग टू मैस्लोज, एक पर्सन अगर नौकरी कर रहा है तो उसकी सबसे पहली जरूरत यही रोटी कपड़ा और मकान, यानी उसको फूड शेल्टर और क्लोथिंग मिलती रहे, ये उसकी पहली नीड है। अगर वो कोई जॉब कर रहा है और उसकी यही नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आप उसको काम करने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाओगे। तब उस केस में आपको सबसे पहले उसकी इसी फूड क्लोथिंग और शेल्टर की नीड को सेटिस्फाई करना होगा। तो दिस इज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरा आते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड में आ जाता है कि वो जहां काम कर रहा है वो वहां पे सुरक्षित महसूस करे। सुरक्षित का मतलब हो गया यहाँ पे कि उसे ये लगे कि आगे चल के उसकी जो जॉब है वो परमानेंट हो जाएगी, या उसको ये नजर आए कि हाँ इस जॉब में आगे चल के मुझे इतना पैसा मिलेगा, या आगे चल के पेंशन मिलेगी मुझे इस जॉब जब मैं अपना पूरा जॉब कंप्लीट कर लूंगा, जॉब साइकिल। तो ये चीज क्या हो गई, ये सिक्योरिटी नीड हो गई। यानी वो ये देखता है, पहला स्टेप हो गया कि उसे केवल अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करना है। दूसरा हो जाता है कि नहीं, अब बेसिक नीड नहीं, अब मुझे अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है कि कम से कम इतनी सैलरी तो हो, या कम से कम इतना कोई प्रोसीजर तो हो जो मेरे फ्यूचर को भी सिक्योर करे। तो यहाँ पे थोड़ी बात आ जाती है फ्यूचर सिक्योरेंस की। तो इसमें आपके पेंशन वगैरह आ जाते हैं, या ग्रेचुटी आ जाती है, ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। देन आते हैं एफिलिएशन या बिलोंगिंगनेस नीड, यानी कि इसे हम कहते हैं, एक और नाम है इसका, सोशल नीड। अब जब ये दो नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस केस में उस पर्सन की तीसरी नीड अराइज होती है कि वो जहां काम कर रहा है वहां का एनवायरनमेंट भी उसके अनुकूल हो,
यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है या ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली हो, उसके कुछ फ्रेंड्स बने, ठीक है, एक अच्छा रिलेशन हो मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच, बार बार लड़ाई झगड़ा ना हो, बार बार क्लैशेस ना हो, ये सारी इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी होती है। लेकिन ये तीसरी नीड में आता है, सबसे पहले नहीं। सबसे पहले उसकी बेसिक नीड, फिर उसके बाद वो अपने फ्यूचर की ओर देखता है, फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करता है, फिर तीसरे में आती है कि हाँ फ्रेंड्स वगैरह बने, एक सोशल नीड अच्छी रहे, लेग पुलिंग वगैरह स्थिति ना हो एक ऑर्गेनाइजेशन में। देन आते हैं एस्टीम नीड। एस्टीम नीड का मतलब हो जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन वगैरह, यानी कि अब यहाँ पे उस पर्सन को क्या है, उस पर्सन को नीड होती है कि नहीं मैं अब जो जॉब कर रहा हूँ अब उसमें कुछ ना कुछ तो वृद्धि होनी चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे एक स्टेटस चाहिए, ठीक है, या मुझे अपना नाम अब ऊंचा करना है, 4 लोग मेरी तारीफ करें। तो ये वाली चीज जो है ये आपकी फोर्थ नीड हो जाती है एक ह्यूमन बीइंग की जब वो जॉब करता है। तो ये चीज क्या होती है, एस्टीम नीड कहलाती है, जिसमें मेनली प्रमोशन वगैरह आते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर आते हैं, सर्टिफिकेट आता है एम्प्लॉय बेस्ट एम्प्लॉय का। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके एस्टीम नीड के। देन आता है लास्ट होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है कि जो बंदा काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय वहां काम कर रहा है, वो खुद सेटिस्फाई होना चाहिए अपनी जॉब से। ये सबसे लास्ट नीड आती है जिसमें हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि वो जो पर्सन एम्प्लॉय काम कर रहा है क्या वो खुद संतुष्ट है अपनी जॉब से, वो एक्चुअली उसको करना चाह रहा है कि नहीं। ये होती है सबसे लास्ट नीड एक पर्सन की, जिसके कारण वो जॉब कर रहा है। ये तभी हो सकता है जब उसकी ये सारी नीड सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक, इसको ऐसे समझिए कि अगर एक पर्सन जो है किसी कहीं जॉब कर रहा है, उसके पास पैसा भी है, फ्यूचर भी सिक्योर है, उसके फ्रेंड्स वगैरह भी, सोशल बिलोंगिंग भी सब अच्छी है, साथ साथ उसका प्रमोशन वगैरह भी टाइम टू टाइम हो रहा है, तो अब इसके बाद उसकी ये सारी नीड सेटिस्फाइड हैं। अब लास्ट नीड उसकी क्या हो जाएगी कि क्या सच में मेरा यहाँ पे दिल लगता है काम करने में, मतलब ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये मुझे पसंद है या नहीं। ये चीज क्या हो जाती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हो जाती है एक एम्प्लॉय की। तो ये 5 नीड जो हैं ये एक एम्प्लॉय की सीक्वेंस वाइज ही चलती है अकॉर्डिंग टू मैस्लोज। यानी मैस्लोज का कहना है कि ये नीड क्या है, ये इसी तरीके से होती हैं, इसी तरीके से सिस्टमैटिक वे में स्टेप बाय स्टेप बढ़ती हैं। सबसे पहले बेसिक फूड क्लोथिंग शेल्टर, दूसरा हो जाता है फ्यूचर को सिक्योर करना, जिसमें पेंशन एग्जाम्पल आ जाता है। इसके बाद सोशल नीड, यानी कि फ्रेंडशिप वगैरह और आपके एनवायरनमेंट जो है ऑफिस की, वो मैटर करती है। इसके बाद आता है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड में प्रमोशन आ जाता है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कि पर्टिकुलर जॉब खुद वो बंदा करना चाहता है, अपनी खुशी से कर रहा है कि जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तो वो चीज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सो दिस इज व्हाट मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। इसका बहुत अच्छा चार्ट एक दे रखा है आपकी बिजनेस स्टडी की पूनम गांधी की बुक में, तो आप वो चार्ट भी प्रेफर कर सकते हैं। उस चार्ट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और अगर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आता है तो बिल्कुल वहां पे चार्ट पहले बनाइएगा और उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा, तो आपको मार्क्स और ज्यादा अच्छे मिलेंगे। कहीं मार्क्स, एक भी मार्क्स कटने के चांसेस वहां नहीं होंगे। सो दिस इज व्हाट मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। अब आते हैं हम इसमें, नेक्स्ट है मीन्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि हम किसी को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। तो हम मोटिवेट 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक है फाइनेंशियल इंसेंटिव, दूसरा है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब पैसे से, फाइनेंशियल का मतलब ही हो गया पैसा। आप किसी पर्सन को पैसे का लालच देकर या पैसे की बात करके या पैसा प्रोवाइड करा के एक पर्सन को या एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हो। और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल, कई लोग केवल पैसे के लिए नहीं, पद प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए काम करते हैं, तो उनको हम नॉन फाइनेंशियल तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी इससे बहुत ज्यादा आती है। पहला आता है पे एंड अलाउंस। फाइनेंशियल इंसेंटिव में कि बेसिक सैलरी जो है, और अलाउंसेस का मतलब हो जाता है अदर चीजें, अदर कमीशन वगैरह सब इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। तो ये चीज क्या हो गया, पे एंड अलाउंसेस। फिर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव का मतलब हो जाता है जितना ज्यादा काम करेगा एक वर्कर, ठीक है, वेज लिखा है यानी वर्कर की बात हो रही है, जितना ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगा वर्कर उसे उतना ही ज्यादा वेजेस या लेबर मिलेगी। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग वेज का बढ़ना।
देन आते हैं बोनस। बोनस का मतलब हो जाता है कोई गुड न्यूज के रिलेटेड पैसा, सैलरी थोड़ी उस टाइम के लिए ज्यादा दे देना, या फेस्टिवल सीजन है तो फेस्टिवल के दौरान एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा मनी देना एक एम्प्लॉय को सैलरी में ऐड करके केवल उस टाइम के लिए, केवल वन टाइम के लिए। तो ये चीज क्या हो जाता है, बोनस कहलाता है। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है कि कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है उसमें शेयर, उसमें भागीदारी एम्प्लॉय को भी देना। तो ये चीज प्रॉफिट शेयरिंग की, अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो वो उस साल अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को थोड़ा सा हाइक करके दे रही है, बढ़ा के दे रही है। तो दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, तो यहाँ पे मतलब हो जाता है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो एम्प्लॉयज के नाम कर देना, यानी एम्प्लॉयज को शेयर दे देना, उन्हें ओनरशिप भी थोड़ी सी दे देना। तो ये भी चीज क्या कहलाती है, स्टॉक ऑप्शन कहलाती है। तो ये बिल्कुल जब उनको शेयर मिल जाएंगे तो उनको डिविडेंड मिलेगा। तो ये चीज आपकी को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन कहलाती है। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब हो जाता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब, जॉब का जो पूरा आपका एज के अकॉर्डिंग और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जब जॉब आपकी पूरी जॉब साइकिल कंप्लीट हो जाए तो उस केस में पेंशन दी जाएगी आपको। तो वो चीज आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट कहलाती है। और परक्यूसिट का मतलब हो जाता है कि अदर बेनिफिट्स देना, जैसे कि कंपनी की तरफ से हॉलीडे, फ्री हॉलीडे देना, जिसमें होटल के एक्सपेंसेस जो है उसका खर्चा कंपनी पे करेगी, या आप यहाँ से वहां ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें जो ट्रैवलिंग का खर्चा होगा वो कंपनी देगी, या आप हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं तो आपके बच्चे अगर इस पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ेंगे तो उनकी फीस में इतना डिडक्शन हो जाएगा, या इस रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाते हैं तो आपको बिल नहीं पे करना पड़ेगा या हाफ बिल पे करना पड़ेगा। ये सब चीजें हो जाती हैं परक्यूसिट। तो ये हो गए सारे पैसे से रिलेटेड मोटिवेशन या फाइनेंशियल इंसेंटिव। बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, यानी कि आप पैसा नहीं, यहाँ पे थोड़ा स्टेटस वगैरह आ जाता है आपका। तो पहला क्या है, पहला वर्ड है आपका स्टेटस। स्टेटस मतलब हो जाता है रैंक वगैरह देना, ठीक है, कि जैसे आपकी जॉब जो है वो जॉब वही रहेगी, लेकिन उसमें थोड़ा और ज्यादा अथॉरिटी आपको दे दी, थोड़ा और ज्यादा पावर आपको दे दिया, तो वो चीज क्या कहलाती है, स्टेटस कहलाती है। देन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब हो गया है कि एक अच्छा क्लाइमेट प्रोवाइड कराना एम्प्लॉय को, जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, हंसी खुशी आपस में काम चल रहा है। तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का भी कई लोगों को मोह होता है, इस वजह से वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करते हैं। जैसे ये सोचना कि चलो ठीक है, सैलरी तो एक कम है ही है, लेकिन हम यहाँ शांति से काम कर पा रहे हैं, तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। नेक्स्ट आते हैं करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, कि कई लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब इसलिए करते हैं ताकि आगे चल के उनको कई सारे करियर एडवांसमेंट मिल रहे हैं, यानी वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को उनको मिल रहा है और आगे चल के वो लगातार कुछ ना कुछ नया नया उनको मौका दिया जाएगा। तो ये चीज क्या कहलाती है, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, या इसको हम कह सकते हैं प्रमोशन वगैरह देते रहना टाइम टू टाइम, तो वो भी इसमें आएगा। नेक्स्ट आते हैं जॉब एनरिचमेंट, जॉब को और ज्यादा एडवेंचरस कर देना और ज्यादा चैलेंजिंग कर देना। तो कई लोग इस कारण से जॉब करते हैं कि उन्हें बोरिंग जॉब नहीं पसंद है, लगातार चैलेंजेस, टारगेट वगैरह पसंद होते हैं, तो ये चीजें देखकर उनको मोटिवेट किया जा सकता है। देन आते हैं जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है जॉब को फिक्स कर देना, परमानेंट एम्प्लॉय, इसमें मेन एक वर्ड आता है कि एम्प्लॉय को उसकी जॉब में परमानेंट कर देना, कि अब तुम्हें नौकरी से हम नहीं निकालेंगे जब तक कोई बहुत ज्यादा लीगलाइज कोई क्राइम नहीं हो जाता। तो ये चीज जॉब सिक्योरिटी। देन आते हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में आपका आ जाता है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर वगैरह बना देना, या अवार्ड वगैरह देना, सर्टिफिकेट वगैरह, ऑफिस में बोर्ड वगैरह पे आपका नाम हाईलाइट कर देना। ये सारी चीजें एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, जिससे आपको और ज्यादा पावरफुल फील होने लग जाए। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, यानी कि कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में एम्प्लॉय की राय लेना, डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना, उनके व्यूज वगैरह सुनना और उस पर एक्सेप्टेंस दिखाना, यानी कि सलाह वगैरह लेना। ये चीज भी कई लोगों को मोटिवेट करती है, तब तो वो अपनी जॉब को जल्दी छोड़ना पसंद नहीं करते। देन आते हैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, यानी कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट कराना जिसमें एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड हो, कहीं ना कहीं पहचान एक मिले उस एम्प्लॉय को, और कई लोगों के बीच तारीफ वगैरह कर देना। ये चीज क्या हो गई, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। तो ये कुछ हो गए आपके नॉन फाइनेंशियल, कि यहाँ पे पैसे का लालच नहीं बल्कि अदर जो
फायदे हैं वो दिखाए जाएं एक एम्प्लॉय को, और तब उसे मोटिवेट किया जाए काम करने के लिए। तो ये हो गए फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशंस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा टाइप ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है लीडरशिप और कम्युनिकेशन, वो मैं आपको इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। तो वो नेक्स्ट पार्ट भी आप जरूर देखिएगा। फिलहाल यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा चैप्टर नहीं पूरा चैप्टर आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो अगले वीडियो में भी फिर मिलते हैं हम आपसे लीडरशिप टॉपिक के साथ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।